Good afternoon, friends. I'm Grish Paliwal, and it is the second part of the uh, that exam, of English lecturer, which was held in 29 December 2018. Friends, we have already discussed first 50 questions in first video lecture, and these are the rest 50 questions which we will discuss in this video lecture. So first question we have given here, Miss. It is the question number 51. We have already discussed 50 questions on that part 1. Question number 51. In which of the following plays of Bernard Shaw Marchbanks appears as a character? फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कौन से प्ले में बर्नार्ड शा के जो है मार्च बैंक जो है अपियर होता है एज ए करेक्टर के रूप में कह रहे हैं। तो कौन से प्ले में होता है फ्रेंड्स, हमें पता है ये है कैंडिडा में। कौन से प्ले में है? कैंडिडा। कैंडिडा क्या है? एक कॉमेडी है। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। और ये क्या कब लिखी गई थी? इट वाज रिटन इन 1894। कब लिखी गई थी? 1894 में लिखी गई थी। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1898। पहली बार पब्लिश कब हुई थी? 1898 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी हैव गिवन है क्वेश्चन नंबर 52. There is a soul of goodness in things evil. Would man observingly distill it out? Who has written it? किसने लिखी है कह रहा है। तो ये किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स हमें पता है ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। ये कौन से उसमें लिखी हैं? उन्होंने अपने हेनरी फिफ्थ जो उनका 5 करके जो प्ले है उसमें उन्होंने लिखी हैं। और ये जो लिखी हैं ये लाइन्स एक्ट 4 और सीन फर्स्ट, एक्ट 4 और सीन कौन सा है? सीन यहाँ पे फर्स्ट है। तो उसमें ये लाइंस वहाँ से ली गई हैं। विलियम शेक्सपियर का प्ले है हेनरी 5 करके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर हैड रिटन. इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. तो ये जो लाइन है ये लिखी थी शेक्सपियर ने अपने कौन से प्ले में? तो उनका प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ में ये लाइनें कई मिलती हैं हमें। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो वहाँ पे जो मैकबेथ है उसमें एक्ट 5 सीन 5 करके है। तो वहाँ पे ये लाइनें हमें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 54। क्वेश्चन नंबर 54. हु ट्रांसलेटेड विजय तेंदुलकर शांतता कोर्ट चालू है इनटू इंग्लिश एज साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन. तो ये किसने ट्रांसलेट कर रखी है कह रहा है? विजय तेंदुलकर की जो ये शांतता कोर्ट चालू है करके इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट कर रखा है? तो वो प्रिया अडारकर ने कर रखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर. हैरोल्ड पिंटर का पहला प्ले कौन सा है कह रहे हैं? तो हैरोल्ड पिंटर का जो पहला प्ले है यहाँ पे वो कौन सा है? द रूम करके। फ्रेंड्स कौन सा है? द रूम जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये इनका फर्स्ट प्ले है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 56. इन विच ईयर वॉज चित्रा द फेमस प्ले बाय आर.एन. टैगोर फर्स्ट पब्लिश्ड. जो चित्रा है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो चित्रा इनकी जो एक फेमस प्ले है कह रहा है बाय रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट पब्लिश कब पब्लिश हुआ? 1913 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ एक दो फैक्ट्स और बता देता हूँ। आर.एन. टैगोर जो हैं इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये एक इंडियन राइटर हैं और गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा चित्रा जो फेमस प्ले है ये कब पब्लिश हुआ था? 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57. व्हेन वाज महेश दत्तानीज प्ले डांस लाइक अ मैन. ये जो डांस लाइक अ मैन है ये पहली बार कब परफॉर्म हुआ कह रहा है? तो ये कब हुआ था? 1989 में पहली बार परफॉर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58. इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर. अब जो कौन से ईयर कह रहा है? शेक्सपियर का जो प्लेज थे उनका फर्स्ट फोलियो जो है अपीयर हुआ कह रहे हैं। तो कौन से ईयर हुआ था? 1623 में ये अपीयर हुआ था फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दिया गया है हु सेड
अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ये किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? तो किसने कहा था यहाँ पे? बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में कि ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 60, इन द प्ले द टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट प्ले है इसमें जो प्रोस्पेरो है, प्रोस्पेरो जो है ये ड्यूक ऑफ कहाँ का ड्यूक है कह रहे हैं? मिलान का है, कैंट का है, एडिनबर्ग का है और नेपल्स का है। तो फ्रेंड्स कहाँ का है ये? मिलान का है। कहाँ का है? मिलान। क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। अब इनमें से ये जो यहाँ पे नेम दिए गए हैं हमें नीचे यहाँ पे, इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है कह रहे हैं? तो रॉबर्ट ग्रीन हमें पता है यूनिवर्सिटी विट्स हैं, थॉमस नेस हैं, जॉर्ज पीले भी हैं, ये तीनों यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स हैं। तो फ्रांसिस बेकन यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। यूनिवर्सिटी विट्स कितने हैं? टोटल 7 हैं। तो उसमें 3 तो हमारे टॉमस होगी, टॉमस नेस, टॉमस लॉज और टॉमस किड। इसके अलावा जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लेली और क्रिस्टोफर मॉर्लो। तो ये 7 हैं। और जो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन नहीं है, तो वो कौन नहीं है यहाँ पे? फ्रांसिस बेकन नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच ईयर वॉज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड। जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति रॉय ने लिखा है ये, तो ये पहली बार पब्लिश कब हुआ कह रहा है? प्रकाशित कब हुआ? 1997 में हुआ था। और फ्रेंड्स इसके लिए इनको मान बुकर प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? मान बुकर प्राइज। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय 1997 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, विच वॉज द फर्स्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई पहली स्टोरी कौन सी है कह रहे? फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कौन सी है? तो अप इन मिचिगन करके है, 1923 में ये रिटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्री रिवर इज रिटन बाय। अब एंग्री रिवर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया कह रहे हैं? इज रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 64, एंग्री रिवर इज रिटन बाय हेमिंगवे, कर्नाड, रस्किन बॉन्ड एंड महेश दत्तानी। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। एंग्री रिवर कब लिखा गया था? 1972 में लिखा गया था। ये चिल्ड्रंस नोवेल है। किसके द्वारा लिखा गया था? ये रस्किन बॉन्ड, जो कि एक इंडियन ऑथर है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है 65, इन विच ईयर वॉज गाइडे मोपासा बॉर्न। अब गाइडे मोपासा का जन्म कब हुआ कह रहा है? कौन से ईयर में हुआ था? तो गाइडे मोपासा का जन्म हुआ था 1850 में हुआ था। ये एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिनका जन्म अगर हम बात करें तो ये 5 अगस्त 1850 को इनका जन्म हुआ था, 1850। ही वॉज बोर्न ऑन 5 अगस्त 1850। ही इज़ अ बोल सकते हैं ही वॉज अ फ्रेंच राइटर। एंड फ्रेंड्स इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। इनका जो एक जो शॉर्ट स्टोरी है यहाँ पे क्लास 10th की NCERT की बुक्स में है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे दी नेकलेस करके है इनका, फुटप्रिंट्स विदाउट फूड करके जो बुक है उसमें दी नेकलेस करके है इनका शॉर्ट स्टोरी है। तो ये एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है। क्वेश्चन नंबर 66, वेलुथा इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर। वेलुथा जो है कह रहा है प्रोमिनेंट कैरेक्टर है कह रहा है, किसमें है? तो ये फ्रेंड्स ये वेलुथा जो है इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इज इन द नोवेल ऑफ, कौन से नोवेल में है? अरुंधति रॉय का, जो अभी हमने पढ़ा था, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करके 1997 में, जिसके लिए मान बुकर प्राइज भी मिला था। तो उसमें ये जो वेलुथा है ये एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में उस नोवेल में इसने एक्ट कर रखा है। तो इसके अलावा 67, क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट वर्क बाय शशि देशपांडे। अब जो ये फॉलोइंग नॉवेल्स हैं इनमें से एक नहीं है कह रहा है, कौन सा नहीं है? शशि देशपांडे का जो वर्क नहीं है कह रहा है। स्मॉल रेमेडीज उनका है, दैट लॉन्ग साइलेंस भी है, रूट्स एंड शैडोज भी है, और जो लास्ट है नेक्टर इन अ सीव
ये फ्रेंड्स ये वर्क इनका नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्टर इन अ सीप। ये किसके द्वारा लिखा गया है, नोवेल है ये कि कमला मार्कंडे के द्वारा लिखा गया है 1951 में। नेक्टर इन अ सीप किसने लिखा है, कमला मार्कंडे के द्वारा लिखा गया है, एक नोवेल है और कितने में लिखा गया है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सेंटियागो। जो सेंटियागो है इज़ अ करेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, सेंटियागो करेक्टर है कह रहा है, किसमें है सेंटियागो, ये करेक्टर सेंटियागो जो करेक्टर है वो है अर्नेस्ट, इज़ अ करेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नोवेल में है ये। तो जो क्या कहते हैं सेंटियागो करेक्टर है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 69। इस जो फ्रेंड्स सेंटियागो है जो ये कैरेक्टर है ये एक फिशरमैन है, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो एक बोल सकते हैं एक नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी करके, ये 1952 में पब्लिश हो रखा है। तो उसमें ये एक कैरेक्टर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नोवेल में, यानी कि इसके लिए। और इसके अलावा जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं उनसे रिलेटेड एक और फैक्ट्स हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 1954 में। और जो ये ओल्ड मैन एंड द सी की बात की, ये कब पब्लिश हो रखा है, 1954 में हो रखा है, सॉरी 52 में हो रखा है, 1952। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952। और नोबेल प्राइज़ कब मिला है इनको, 1954 में। और सेंटियागो जो है कैरेक्टर है द ओल्ड मैन एंड द सी में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 69 पे आते हैं फ्रेंड्स। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंट्रोड्यूस्ड किया गया है इसको कैक्सटन के द्वारा, कितने में, 1476 में। ये पहली बार इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कैक्सटन, विलियम कैक्सटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 हु इज एसोसिएटेड विद द थियरी ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन, डिकन्स्ट्रक्शन की जो थियरी है इससे कौन एसोसिएटेड हैं कह रहा है। तो इससे जो एसोसिएटेड हैं वो फ्रेंड्स हम जानते हैं, वो हैं जैक्स डेरिडा। कौन है, जैक्स डेरिडा। क्वेश्चन नंबर 71 इन विच ईयर वॉज द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड इस्टेब्लिश्ड, जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था कह रहा है। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये जो है ये हुआ था 1848 में। कब हुआ था, 1848 में हुआ था। इसको बाद में किस नाम से जाना जाता है, प्री रैफेलाइट्स करके जाना जाता है। ये एक ग्रुप था, इंग्लिश पेंटर्स बोल सकते हैं, इसमें पेंटर, पोइट्स और आर्टिस्ट वगैरह थे, जो 1848 में क्या हुआ था, फाउंडेड, इसकी स्थापना की हुई थी कह सकते हैं, इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें जैसे हम जानते हैं दांते गैब्रियल रोसेटी करके हैं, और इसके अलावा हंट, विलियम हंट। तो इसमें जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसमें जो इसके मेंबर्स थे उनके बारे में हमने बताया, दांते गैब्रियल रोसेटी और इसके अलावा विलियम हंट करके और भी हैं, तो उनको आप डिटेल में चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है, इन विच ईयर 72 इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली। अब जो कौन सा ईयर कह रहा है, कौन से साल, इन विच सेंचुरी सॉरी, कौन सी शताब्दी में जो है रेनेसा प्रारंभ हुआ कह रहा है, इटली में बिगिन हुआ, तो कौन से उसमें हुआ था, 14th सेंचुरी में हुआ था। ये लगभग 1350 के आसपास हुआ था, तो बोल सकते हैं 14th सेंचुरी। हु रोड द नोवेल द वॉयज आउट, द नोवेल जो वॉयज आउट है ये किसने लिखा कह रहा है इस उपन्यास को। तो ये किसने लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है इसको, और बोल सकते हैं ये उनका फर्स्ट नोवेल है बाय वर्जीनिया वुल्फ। पब्लिश हुआ था ये 1915 में हुआ था। कब हुआ था, 1915। पहला नोवेल है इनका द वॉयज आउट, वर्जीनिया वुल्फ का। क्वेश्चन नंबर 74 अ फॉर्म ऑफ वर्स एडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रिसाइटेशन विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नरेटिव फॉर्म। एक फॉर्म कह रहा है वर्स का जिसको अडॉप्ट किया जाता है सिंगिंग के लिए या रिसाइटेशन के लिए, रिसाइट करना यानी कि गुनगुनाना बोल सकते हैं। विच प्रेजेंट्स जो प्रस्तुत करता है एक ड्रामेटिक या एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नरेटिव फॉर्म, नरेटिव फॉर्म में एक वर्णनात्मक फॉर्म में, एक जिसकी बोल सकते हैं कथा के रूप में जिसको व्यक्त किया जाता है साधारण से
रूप में, एक कथा के रूप में। तो इज कॉल्ड कह रहा है, क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है उसे। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं इसे क्या कहा जाता है, बैलेट कहा जाता है। बैलेट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिटेल में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको बैलेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 75, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट। अब हीरोइक कपलेट में कंसिस्ट होते हैं, यानी कि क्या क्या होता है। अ लाइन ऑफ वर्स कंसिस्टिंग 7 feet, अ स्टेंजा ऑफ 7 lines, अ वर्स लाइन विद 7 syllables, iambic pentameter लाइन्स राइम्ड इन पेयर्स। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे डी है, iambic pentameter लाइन्स राइम्ड इन पेयर्स। फ्रेंड्स हम जानते हैं जैसे शेक्सपियर सोनेट है, उसमें भी लास्ट में क्या होता है, जी जी करके कपलेट होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, राइम करते हैं। यहाँ पे भी वही कह रहा है, iambic pentameter लाइन्स राइम्ड इन पेयर्स। पेयर्स में क्या करती हैं, राइम करती हैं कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा हीरोइक कपलेट का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, वी हैव गिवन हु पायोनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। हीरोइक कपलेट को किसने पायोनियर किया कह रहा है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, तो जेफरी चौसर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस मोर, यहाँ पे हमें दिया गया फ्रेंड्स, हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स, किसने लिखी है कह रहा है ये लाइन्स। टिस मोर टू गाइड देन स्पर द म्यूजेस स्टेड रिस्ट्रेन हिज फ्यूरी देन प्रोवोक हिज स्पीड द विंग्ड कोर्सर लाइक अ जेनरस हॉर्स शोज मोस्ट ट्रू मेटल व्हेन यू चेक हिज कोर्स। तो किसने कह रखा है, अलेक्जेंडर पोप ने। किसके द्वारा लिखी गई ये लाइन्स, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई हैं। और किस में लिखी गई थी, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसमें ये लाइनें दी गई हमें, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया हमारा। अब 78, क्वेश्चन नंबर 78 पे हम पहुँच चुके हैं। शशि देशपांडे वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नोवेल, यानी कि शशि देशपांडे को मिला कह रहा है साहित्य अकेडमी अवार्ड अपने नोवेल के लिए। कौन से नोवेल के लिए मिला था, तो हमें पता है साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। किसके लिए मिला था, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। कब मिला था, 1990 में मिला था। कब मिला था फ्रेंड्स, 1990 में मिला था। तो इनको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इसके लिए। द लॉन्ग साइलेंस जो है इसके लिए मिला था 1990 में। इसके अलावा इनको एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2009 में। 2009 में इनको पद्मश्री मिला है और 1990 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और जो दैट लॉन्ग साइलेंस जो है, इसका हम बोल सकते हैं, जो मेन इसका जो बोल सकते हैं हम यूनिवर्सल मैसेज बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप मेन, जो अगर आप स्टोरी को समझेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच जो है कम्युनिकेशन गैप होता है, उसकी वजह से ही ये टाइटल दिया गया है, क्या कहते हैं, दैट लॉन्ग साइलेंस करके। क्वेश्चन नंबर 79, द टर्म इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म वॉज कॉइंड बाई, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया है, एल्फ्रेड क्रॉसबी के द्वारा कॉइन किया गया है। द बुक साइंस एंड पोइट्री इज रिटन बाई, अब जो साइंस एंड पोइट्री वाली जो बुक है किसने लिखी है कह रहा है, तो आई रिचर्ड्स ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड माई वाइल्डनेस, अ नोवेल बाय रोज मैकॉले इज कैटेगराइज्ड एज, किस प्रकार का नोवेल है कैटेगराइज किया जाता है, किस प्रकार की नोवेल की कैटेगरी में रखा जाता है इसको, तो पोस्ट वॉर नोवेल है। कौन सा है फ्रेंड, पोस्ट वॉर नोवेल। क्वेश्चन नंबर 82, द प्री रेफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाई, तो प्री रेफलाइट अभी हमने इसके बारे में बात की थी, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1848 में। तो इसमें मैंने बताया था पेंटर्स का है मेनली पेंटिंग। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, पहली बार कब पब्लिश हुए थे लिरिकल बैलेट्स जो हैं, 1798 में पब्लिश हुए थे। कोलेबरेशन में किस किस के बोल सकते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेरिज।
तो इसमें टोटल ये एक पोइट्री कलेक्शन बोल सकते हैं। टोटल 23 पोम्स थी इसमें। 19 जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, 4 किसके द्वारा लिखी गई थी, एस टी कॉलेरिज के द्वारा। तो 1798 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री फ्रेंड्स इसमें हम जानते हैं जॉन डन हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, हेनरी वॉन हैं। तो इसमें जो नहीं है, इज़ नॉट एसोसिएटेड बोल रहा है, तो कौन हो जाएंगे वो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन हो जाएगा। विच नोवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नोवेल। गॉथिक नोवेल हैं जो इनकी कैटेगरी में नहीं आता गया है। तो कैसल ऑफ ओट्रेंटो हमें पता है ये गॉथिक नोवेल है। द ओल्ड इंग्लिश बैरन ये भी गॉथिक नोवेल है। द इटालियन, ये तीनों क्या हैं, गॉथिक नोवेल हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइड एंड प्रीजुडिस। प्राइड एंड प्रीजुडिस जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसने लिखा है, जेन ऑस्टन ने लिखा है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, हुज कलेक्टेड पोम्स अपीयर्ड अंडर द टाइटल। अब किसकी कलेक्टेड पोम्स अपीयर हुई कह रहे हैं इस टाइटल से, द स्केप्ट्रेड फ्लूट। तो ये किसका है, सरोजनी नायडू का है। किसका है फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू का है। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 87 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें 86 हमने बात कर ली है, स्केप्ट्रेड फ्लूट की बात की है। तो ये कब पब्लिश हो रखा है फ्रेंड्स, सॉरी इसके बारे में बताना भूल गया मैं। तो ये 1928 में, कब हो रखा है, 1928 में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87 जो हमारा है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। यानी कि उसकी बात कर रहे हैं जो दूसरे देश में सेटल हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। और माइग्रेंट किसको बोलते हैं, जो अपनी कंट्री में क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम बोल सकते हैं प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, काम की तलाश में, उसको माइग्रेंट बोलते हैं। और नेटिव किसे बोलते हैं, नेटिव उसे बोलते हैं जो क्या करता है, कनेक्टेड विद द प्लेस, यानी कि उस स्थान से जुड़ा रहता है जहाँ पे उसने क्या लिया होता है, जन्म। वह बोल सकते हैं ही और सी वॉज बोर्न, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेयर ही और सी ऑलवेज लिव्ड, तो उसको नेटिव प्लेस बोलते हैं। और पैरासाइट जो है इसमें पैरासाइट जो वर्ड है, पैरासाइट किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, पैरासाइट के बारे में भी हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा। ये क्या होता है, बोल सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एन अनदर ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी जो दूसरे प्राणी में क्या करता है, रहता है, यानी कि लिविंग ऑन, यानी कि उस पर डिपेंड करता है, कहने का मतलब है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 जो हमारा है, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉन एज। अब जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो क्या कहलाएगा, ईगो सेंट्रिक कहलाएगा। क्विक्जोटिक क्या होता है, क्विक्जोटिक वो होता है वन हु इज बोल सकते हैं आइडियलिस्टिक एंड अनप्रैक्टिकल, उसे बोलते हैं क्विक्जोटिक बोलते हैं। सैडिस्टिक बोलते हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को क्या करता है, पेन देता है, बोल सकते हैं अगर हम सेंटेंस में बोलें, अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर आउट बाय गिविंग पेन टू अदर्स। इसके अलावा कंप्लेसमेंट होता है। कंप्लेसमेंट एक ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो क्या करता है, जो क्या रहता है, बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, या बोल सकते हैं अ पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विद वंस ऑन कैरेक्टर एंड अचीवमेंट, अपने कैरेक्टर से और अपनी उपलब्धि से संतुष्ट रहता है, यानी कि अपने आप से संतुष्ट रहता है, उसे कंप्लेसमेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे हमें दिया गया है, द मीनिंग ऑफ मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस का मतलब है मैनर से, और ऑपरेंडी का मतलब है ऑपरेटिंग से। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है फ्रेंड्स, सिनोनिम डिलीजेंट का हार्ड वर्किंग होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 91 की बात करें, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का करेक्ट एंटोनिम चूज करना है यहाँ पे हमें। तो
अब फ्रेंड्स कैप्टिविटी का एंटोनिम करना है। कैप्टिविटी का मतलब होता है, अगर इसकी मीनिंग समझनी है आपको एक सिंपल वे में, मैं बोलता हूँ कैप। कैप होती है ना पेन की कैप, वो क्या करती है, कवर करती है। कवर करना यानी कि अपने अंडर किसी चीज़ को ले लेना। तो यहाँ पे जो इसके अगर हम कैप्टिविटी के सिनोनिम की बात करें, स्लेवरी, डिपेंडेंट और बॉन्डेज, ये दास्ता हो गया, ये डिपेंड करना, निर्भर करना, स्लेवरी हो गया, दास्ता ये गुलामी बोल सकते हैं, ये तीनों तो इसके सिनोनिम है। एंटोनिम जब बात कर रहा है करेक्ट एंटोनिम की, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा फ्रीडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीडम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91। 92 यहाँ पे दे रखा है हमें, राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम। जो अभी ये जो मुहावरा है इसकी करेक्ट मीनिंग बताने के लिए कह रहे हैं। द हीट ऑफ द डे, तो हीट ऑफ द डे की जो करेक्ट मीनिंग होगी फ्रेंड्स यहाँ पे, अ बर्निंग इश्यूज ऑफ द टाइम। अ बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे हमें दिया गया है, चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। यानी कि हमें उस वर्ड को चूज करना है जिसकी स्पेलिंग क्या हो, करेक्ट। तो करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, विगिन। हमें यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, आंसर इसका करेक्ट है वी। तो विगिन की स्पेलिंग होती है VIGIN। तो लास्ट वर्ड जो है एन जो है ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले सिंगल वॉवल है। तो हम जानते हैं कि ING के रूल्स में लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है उससे पहले सिंगल वॉवल है तो लास्ट का लेटर क्या होता है, ING लगाते समय डबल हो जाता है। तो यहाँ पे डबल N इसलिए दिया गया है, ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमेट्रिकल, अब चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सिमेट्रिकल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जिस जिस अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिस ऑप्शन में हमें स्पेलिंग करेक्ट है उसको हमें यहाँ पे चूज करना है। तो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ऐसे आप प्रोनाउंस करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा सिमेट्रिकल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, वी फाइंड आउट एन एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि आपको अलंकार यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ही वॉचेज फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, ही वॉचेज फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। लाइक अ की वर्ड यहाँ पे है, तो किसकी तरह, थंडर बोल्ट की तरह वो फॉल करता गया है, ही फॉल्स। तो सिंपली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, here once the embattled farmers stood and fired the shot heard around the world. Which figure of speech has been used in the above sentence? ऊपर दिए गए सेंटेंस में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, कह तो कौन सा है यहाँ पे। एम्बेटल्ड फार्मर्स बोलते हैं यानी कि ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, या एक जगह पे जैसे क्या हो ना, इकट्ठा हो जाना फार्मर्स का, यानी कि हेयर वंस दी एक बार की बात बता रहा है जहाँ क्या हुआ कह रहा है, एम्बेटल्ड फार्मर्स स्टूड खड़े थे कह रहा है, एंड फायर द शॉट। अब देखो फार्मर्स की बात कर रहा है, फायरिंग करने की बात कर रहा है, यानी कि गोली चलाने की बात कर रहा है। हर्ड अराउंड दी वर्ड, और सुनाई दिया कह रहा है, यानी कि सुना कह रहा है। अराउंड दी वर्ड, वर्ड का मतलब होता है नॉइज। तो यहाँ पे क्या है, ये अतिशयोक्ति बोलते हैं हिंदी में, कुछ बड़ा चढ़ा के बात को बताया जा रहा है, तो हाइपरबोली हो जाएगा यहाँ पे। क्या बोलेंगे, हाइपरबोली। 96 का डी। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट दिस साउंड इट डिस्क्राइब। साउंड की बात आती है तो उसमें क्या हो जाता है, ओनोमेटोपोइया। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साउंड से रिलेटेड होता है। जैसे हनी की बात करें तो वज का हो गया, और कैट की बात करें तो म्यू, MEW। तो साउंड पे बेस्ड होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे हमें दिया गया है फ्रेंड्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का औपचारिक जो पत्र है उसका एक आवश्यक घटक नहीं है कह रहे हैं। तो कौन सा नहीं है कह रहे हैं, अब यहाँ पे सेंडर्स, एड्रेस, ग्रीटिंग, क्लोजर। आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following would be a suitable closure for the formal letter sent to a close friend। क्लोज फ्रेंड्स के लिए अगर हम लेटर भेज रहे हैं तो सुटेबल क्लोजर होगा कह रहे हैं उसमें, फॉर्मल सुटेबल क्लोजर फॉर द फॉर्मल लेटर। तो यूज फेथफुली, यूज सिंसियरली, वार्म रिगार्ड्स।
तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वार्म रिगार्ड्स हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये रिक्त स्थान को भरना है, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके हमें। तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स न्यू आई वॉज गेटिंग मैरिड, तो नॉट ऑफ मच तो यूज होगा नहीं, नॉट मैनी भी यूज़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉट मैनी ऑफ हो जाएगा, नॉट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से कई लोग नहीं जानते थे, तो नॉट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो प्रवक्ता का पेपर हुआ था 29 दिसंबर 2018 को, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो कैसा लगा आपको, और अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर भी कोशिश की गई है अपनी तरफ से आपको जो है सही जानकारी दी जाए। तो फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।